दोस्तों, जहाँ चाय होती है वहाँ राह निकल ही आती है। आज मैं एक ऐसे व्यापारिक संगठन के स्वरूप के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसको किसान ना युवा, आम ना युवा या कोई भी व्यक्ति बना सकता है। ये व्यापार का दोस्तों ऐसा स्वरूप है जिसमें लाभ प्राथमिकता नहीं है, सेवा प्राथमिकता है। अभी तक मैंने जितने भी संगठन स्वरूप के बारे में अभी आपको बताया था उसमें लाभ प्राथमिकता थी, केवल लाभ कमाना उद्देश्य था। लेकिन इस प्रारूप में सेवा भाव उद्देश्य है। ये प्रारूप है सहकारी समिति का। सहकारी समिति का गठन कोई भी कर सकता है दोस्तों। यद्यपि ये संगठन कुछ लाभ भी कमाते हैं, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य सभी सदस्यों के हितों का ध्यान रखना होता है। ये सभी सदस्यों के संसाधनों को एकत्रित कर उनका सदुपयोग करते हैं और प्राप्त लाभ को आपस में बांटते हैं। इन संगठनों को सहकारी समितियां कहते हैं। भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अनुसार ऐसी समिति जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को सामूहिकता के सिद्धांत पर प्रोत्साहित करना है, वो सहकारी समिति कहलाती है दोस्तों। यह आपसी मदद एवं स्व सहायता के सिद्धांत पर काम करता है। ये संगठन, इसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों की सहायता करना होता है। इसमें लोग एक समूह के रूप में कार्य करते हैं, अपने निजी संसाधन और पूंजी लगाते हैं, उनका सर्वोत्तम तरीका से उपयोग करते हैं और फिर आपस में लाभ को बांटते हैं। सहकारी समिति की विशेषताओं में आप समझ लीजिए कि इसमें स्वैच्छिक साझेदारी होती है, मतलब आप इच्छा से ही आपस में साझेदार बन सकते हैं। इसमें खुली सदस्यता होती है। इसकी सदस्यता समान आर्थिक उद्देश्य वाले व्यक्तियों के लिए खुली रहती है। सदस्यों की संख्या इसमें न्यूनतम 10 होती है, कम से कम 10 होना चाहिए। यदि आप बहुराज्यीय सहकारी समिति बना रहे हैं तो प्रत्येक राज्य से 50 सदस्य होना चाहिए। सहकारी समिति अधिनियम में सदस्यों की संख्या का कोई डिटेल वर्णन नहीं है, लेकिन समिति की स्थापना के बाद आपसी स्वीकृति से सदस्यों की संख्या निर्धारित की जा सकती है। समिति का पंजीकरण जो है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के यहाँ आप करा सकते हैं। ये हर जिले में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक कार्यालय होता है। वहां जाकर आप सहकारी समिति का गठन कैसे किया जाता है इसकी पूरी जानकारी जुटा सकते हैं। जो भी आवश्यक प्रपत्र है वो भर सकते हैं और पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं। इसका समिति एक्ट 1912 के अनुसार जो है पंजीकृत होती है ये। और इसकी विशेषताएं ये होती है कि समिति एक बार यदि बन गई तो वो चिरस्थायी होती है। इनके पास अपनी खुद की सामान्य मोहर या सील होती है। यह दूसरों के साथ अनुबंध कर सकते हैं। यह न्यायालय में दूसरों पर मुकदमा चला सकते हैं। यह अपने नाम पर संपत्ति रख सकते हैं। चूंकि सहकारी समिति जो है स्थानीय स्तर पर गठित की जाती है, इसलिए राज्य सरकार का इस पर नियंत्रण होता है। इसके अकाउंट्स का लेखा जोखों का ऑडिट करवाना आवश्यक होता है और पंजीयक के पास इसकी रिपोर्ट सबमिट करनी जरूरी होती है। पूंजी में प्रत्येक सहकारी समिति के सदस्य को पूंजी अंशदान करते हैं। क्योंकि सदस्यों का अंशदान बहुत सीमित होता है, इसलिए राज्य या सरकार या हुआ शीर्ष सहकारी संस्थाओं से प्राप्त ऋण हुआ और राज्य या केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में भी इनको आर्थिक सहायता मिल सकती है। इसमें लोकतांत्रिक प्रबंधन होता है। सहकारी समिति लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करती है। प्रत्येक सदस्य को समिति के संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। फिर भी समिति सफल संचालन के लिए एक प्रबंधक का चुनाव कर सकती है। यह चुनाव सदस्यों के अंशों पर निर्भर न होकर एक व्यक्ति एक मत के आधार पर किया जाता है। सदस्यों की आम सभा में सर्वसम्मति से ही सब प्रबंध समिति के कामकाज की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है। सदस्यों के अपने पूंजी निवेश पर लाभांश की प्राप्ति होती है। समिति के सदस्यों को सीमित लाभांश देने के बाद जो राशि बचती है उसे कल्याण के लिए खर्च किया जाता है। और जिसके बावजूद भी कोई राशि बच जाती है तो सदस्यों के मध्य उसको जो है बोनस के रूप में वितरित किया जाता है।
तो इस प्रकार से आपने ये समझा कि ये एक स्वैच्छिक संगठन है, क्योंकि सदस्य समिति छोड़ने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, किसी के आने जाने से कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, इसका अस्तित्व चिरस्थायी होता है। सहकारी समिति के शेयरों को अंतरित नहीं किया जा सकता। हाँ, कोई व्यक्ति अगर सदस्यता छोड़ना चाहता है तो वो अपने शेयर वापस कर सकता है। कि एक अलग कानूनी कंपनी होने की वजह से सहकारी समिति का अस्तित्व जारी रहता है। जो सदस्यों की मृत्यु हो जाने या बैंक करप्ट हो जाने या सेवानिवृत्त हो जाने से इसका अस्तित्व प्रभावित नहीं होता। आप जो है अपने, जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलोनी का डेवलप करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना चाहते हैं तो आप आवासीय सहकारी समिति बना सकते हैं। आप अगर ऋण वितरण का काम करना चाहते हैं तो ऋण सहकारी समिति बना सकते हैं। कृषि से जुड़े कोई कार्य करना चाहते हैं तो कृषि सहकारी समिति बना सकते हैं। यदि उपभोक्ताओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उपभोक्ता सहकारी समिति बना सकते हैं। कोई वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं तो उत्पादन सहकारी समिति बना सकते हैं। इस प्रकार सहकारी समिति के अनेक प्रारूप हो सकते हैं। बहुत से जानकार इसका बहुत बड़ा फायदा उठाते हैं। बड़े बड़े शहरों में आवासीय जो परिसरों का निर्माण सहकारी समितियों के द्वारा भी किया जाता है। इसके फायदे ये हैं कि इसमें पूंजी की अधिक राशि मिल जाती है। सदस्यों की संख्या बढ़ाने से उचित कीमत, गुणवत्ता और बेहतर सेवा आपस में मिलकर जो है सहकारी समिति बनाने से सदस्यों को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। कर्मचारियों के लिए सेवा की बेहतर स्थिति होती है। अस्तित्व इसका जारी रहता है। इसमें लिमिटेड लायबिलिटीज का सिद्धांत लागू होता है। खामियां इसमें यह है कि पर्याप्त पूंजी संग्रहण करने में कठिनाई होती है। सक्षम प्रबंधकीय सेवाएं देने के लिए अक्षमता। इसमें आपको जो है मैनेजमेंट करने वाले दक्ष लोगों को ढूंढना बहुत कठिन होता है। कुछ संगठनात्मक सीमाएं हैं इसकी। तो यदि आप सहकारी समिति का पंजीयन कराना चाहते हैं तो अपने जिले में जाके सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन फार्म एंड सोसाइटी के रजिस्ट्रार सहकारी समिति के पास जाएं और इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सहकारी समिति का प्रारूप बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रारूप है। विशेषकर किसान भाइयों और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले, शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए उपयुक्त है। दोस्तों, मेरा हमेशा इस बात पर मैं आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत हूँ। इस दृष्टिकोण से ये सब जानकारियां दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग आत्मनिर्भर बने, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन में जाके जो है ऑल सेलेक्ट करिए, क्योंकि इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं नए नए वीडियो आपके लिए डालूंगा। मैं चाहता हूं कि युवा सक्षम बने, भारत देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करें और उसके लिए उन्हें किसी न किसी संगठन प्रारूप की आवश्यकता होगी। जब तक उनको ये जानकारी नहीं होगी कि हम कौन से संगठन के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो उनको आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई होगी। कई लोगों के मन में ये इच्छा रहती है कि मैं कोई व्यापार करता, लेकिन उनके पास जानकारी का अभाव होने के कारण ही वो कई बार वहीं पर रुक जाते हैं। तो मैं एक सेवा की दृष्टि से ये जानकारियां आप तक पहुंचा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, हमारे युवाओं को दिशा मिलना चाहिए। तो कृपया करके आप वीडियो देखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।